तो हम बात कर रहे थे कोर नेटवर्क सर्विस का। तो अगर कोर नेटवर्क सर्विस की बात करें तो 4 हमारा कोर नेटवर्क सर्विस है। पहला DSCP। DSCP का मेन काम क्या है? डायनेमिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन। सबको याद है डायनेमिक आईपी डायनेमिक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? DSCP। सेकंड जो कोर नेटवर्क सर्विस है वो क्या है? DNS। क्या है? DNS। DNS का काम क्या है? नेम रिजोल्यूशन का। और तीसरा कोर नेटवर्क सर्विस कौन सा है? तो तीसरा कोर नेटवर्क सर्विस है NAT। क्या है? NAT। NAT का काम क्या है? NAT का काम है एड्रेस ट्रांसलेशन का। क्या काम है? एड्रेस ट्रांसलेशन, लाइक प्राइवेट टू पब्लिक आईपी ट्रांसलेशन का ये काम है। और अगर हम एकदम ठेठ भाषा में बात करें तो इंटरनेट शेयरिंग। क्या करेंगे? इंटरनेट शेयरिंग। मैंने ये भी समझाया था आपको, इंटरनेट शेयरिंग। और चौथा जो कोर नेटवर्क सर्विस हम जिसको रखते हैं वो है हमारा क्या? वो है VPN। क्या है? VPN। VPN बेसिकली क्या करता है? मुझे एंड टू एंड सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर एक सर्वर है, एक क्लाइंट है, उसके बीच अगर हम चाह रहे हैं कि सिक्योर कम्युनिकेशन हो, कोई भी हैकर उसको ट्रैक ना कर सके, या 2 ब्रांच ऑफिसर्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि कोई भी ट्रैक ना कर सके, हैक ना कर सके, और 2 ब्रांच ऑफिसर्स को सिक्योर मैनर में कनेक्ट किया जाए, तो वहाँ किसका इस्तेमाल होगा? VPN। तो ये 4 कोर नेटवर्क सर्विसेज हैं। अगर हम 5वें नंबर पे रखेंगे तो उसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना भी काम नहीं चलना है, तो उसको बोलेंगे IIS या अपाचे। IIS या अपाचे। अब IIS या अपाचे का काम होता है वेब होस्टिंग का। आज के डेट में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है क्या जिसका वेबसाइट नहीं है? और अगर ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है तो वेबसाइट तो कहीं ना कहीं रखा जाएगा। तो वेबसाइट जिस सर्वर पे होस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वेब सर्वर। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वेब होस्टिंग एंड वेब सर्वर्स के लिए। कौन? IIS या अपाचे। IIS या अपाचे। तो ये 5 कोर नेटवर्क सर्विस याद रखिए आप लोग। DSCP का काम क्या है? अगर DSCP नहीं होता तो हमारा डिवाइस को IP मैनुअली हमें डालना पड़ता, चाहे नेटवर्क कितना छोटा हो या बड़ा हो। DNS नहीं होता तो डोमेन मॉडल नेटवर्क में किसी भी डिवाइस तक हम रीच ही नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ डोमेन नेम से हम सर्च करते हैं। अब कोई वेबसाइट ही है, गूगल को आप IP से कितनी बार ओपन करते हैं? नाम ही से न करते हैं। किसके बदौलत होता है? DNS के बदौलत। नेट का काम क्या है? अगर सोच लीजिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक पब्लिक IP है और 500 मशीन है, सब पे इंटरनेट चलाना है, हम किसके ज़रिए करेंगे? नेट के ज़रिए। अगर मान लीजिए कि मेरा हेड ऑफिस पटना में है, ब्रांच ऑफिस मेरा गया में है, हम दोनों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं सिक्योर तरीके से, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ VPN का इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि हम वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करें, तो वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या डालना पड़ेगा? एक सर्वर डालना पड़ेगा, और उस सर्वर को क्या कहेंगे? वेब सर्वर। क्या बोलेंगे? और वेब सर्वर बनाने के लिए कौन सा सर्विस होता है? IIS या अपाचे। क्या होता है? IIS या अपाचे। तो ये 5 कोर नेटवर्क सर्विस है जो आपको याद रखना है। और इसमें से ऑलमोस्ट मैंने कितना पढ़ा दिया है आपको? DSCP। DSCP कहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? तो DSCP हम सर्वर पे भी कर सकते हैं, राउटर पे भी कर सकते हैं, दोनों पे करके आपको दिखाया हूँ मैं। सर्वर पे अगर नहीं भी तो फिर से एक बार मौका देंगे सर्वर पे करने का भी। उसके बाद हम बात करें तो DNS हम कहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? तो DNS हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सर्वर पे, वो भी मैंने करके दिखाया है। नेट कहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप? सर्वर पे भी और राउटर पे भी, है ना? सर्वर पे भी और राउटर पे भी आप नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
उसके बाद रही बात VPN, VPN कहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम लोग? तो VPN भी हम दोनों जगह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? सर्वर पे भी कर सकते हैं और राउटर पे भी कर सकते हैं, है ना। जब हम VPN कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पे, तो वहाँ हम लोग इसको अलग नाम से पढ़ेंगे, GRE के नाम से। किस नाम से? GRE। इसके बाद IIS या अपाचे, ये कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे? तो IIS हम लोग सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किसी राउटर पे कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। अब IIS विंडोज़ के सर्वर पे होता है और अपाचे लाइनक्स के सर्वर पे। तो ये 5 अपने क्या हैं? कोर नेटवर्क सर्विसेज हैं। पांचों का काम हमने मोटा मोटी समझा दिया, और लैब हमने ऑलरेडी 2 का करवा रखा है, तीसरा का भी करवा रखा है, बस इसको हम पैकेट ट्रेसर पे नहीं देखें, मतलब राउटर पे नहीं देखें। तो अभी हमें राउटर पे देखना है इसका नेट का कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले देख लेता हूँ कि ये टोपोलॉजी मेरे पास एक एग्जिस्ट करता है। इस टोपोलॉजी में जो हमने लेवलिंग करा है अकॉर्डिंग टू लेवलिंग सब कुछ है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो देखो, अब यहाँ आते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? 200.200.200.2। अब 200.200.200.1 ये क्या होगा? इसका एड्रेस, क्योंकि गेटवे में डाला गया है, समझ रहे होंगे बात को। यहाँ पे क्या IP डाला गया है? F0/1 पे 11.0.0.1, सही है ये। अब यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ F0/0 पे क्या डाला गया होगा? 192.168.1.1, और F0/1 पे क्या डाला गया होगा? 11.0.0.2, सही है। अब इधर क्या IP डाला गया होगा? तो इस पे IP डाला गया है 1.2, और यहाँ क्या डाला गया होगा? 1.3। तो अकॉर्डिंग टू लेवलिंग सब कुछ सही है। अब मेरे को ये देखना है कि इसके बीच राउटिंग हो रखा है कि नहीं। तो राउटिंग कहाँ किया गया होगा? यहाँ कि यहाँ कि यहाँ। राउटर पे राउटिंग होता है, इतना तो सबको पता। तो चेक कर लेना है कि यहाँ राउटिंग हुआ है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? CLI मोड पे आ जाए। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? अगर राउटिंग हुआ है या नहीं ये कंफर्म करना है, पहले तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि डायनेमिक राउटिंग में अगर हुआ है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया है। तो कोई कमांड है क्या? शो IP प्रोटोकॉल। क्या कमांड होता है? तो ये पता चल गया मैं कि इस पे कौन सा राउटिंग इनेबल्ड है? रिप राउटिंग इनेबल्ड है। अब मुझे अगर राउटिंग टेबल देखना हो तो इसके लिए भी कमांड हमने पढ़ा है, क्या होता है? शो IP राउट। राउटिंग टेबल देखने के लिए कमांड ये होता है। यहाँ पे हमें रिप राउट दिखाई दे रहा है, R लिखा हुआ है ना। अब उसी तरीके से वापस मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद CLI मोड पे आ गए, इनेबल कर देता हूँ, और क्या लिखेंगे? शो IP प्रोटोकॉल। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? रिप। अब मुझे रूट देखना है तो क्या करेंगे? शो IP राउट। यहाँ भी एक रिप राउट दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ से हम सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। पिंग करके देख लेता हूँ मैं। पिंग 200.200.200.2। आ रहा है रिप्लाई? क्या ये वाला क्लाइंट सर्वर को एक्सेस कर पाएगा? जवाब है हाँ, कर पाएगा। कैसे? डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। क्या लिखना पड़ेगा? पिंग 200.200.200.2। ओह माय बैड। आ रहा है रिप्लाई? ओके। अब मुझे नेट कॉन्फ़िगर करना है, तो नेट कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे? नेट हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने लोकल राउटर पे, जो राउटर हमारे लैन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। नेट कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे? जो राउटर हमारे लैन से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। तो हम इस पे क्या करने वाले हैं? हम नेट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। अब जब आप नेट कॉन्फ़िगर करने की बात करते हो किसी राउटर के ऊपर, तो आपके पास 3 चॉइस है। क्या कर सकते हो? स्टैटिक नेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डायनेमिक नेट कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है नेट पैड कर सकते हो। अंतर क्या है तीनों में, याद है क्या? अगर स्टैटिक नेट की बात करो
तो आप अगर स्टैटिक नेट करना चाहते हो तो आपके पास उतना पब्लिक आईपी चाहिए जितना कि आपके पास क्लाइंट मशीन है एक लैन के अंदर। तो आपके लैन में भी कितने क्लाइंट मशीन है? 2। तो कितना आपको पब्लिक आईपी चाहिए? आप यहाँ स्टैटिक नेट के केस में क्या करते हो ये समझ लो कि आप फिक्स कर देते हो। स्टैटिक नेट के केस में जितने क्लाइंट हैं सबके लिए आपको एक आईपी फिक्स कर देना होगा। लाइक कि आपने फिक्स कर दिया कि 192.168.1.2 ये मैप होगा किस पे? तो ये मैप होगा एक पब्लिक आईपी पे जिसका जो क्या होगा अपना, मान लो 11.0.0. सपोज 3 होगा। तो आपने ये मैप कर दिया। उसके बाद फिर क्या बताया कि 192.168.1.3 ये मैप होगा किस पे? 11.0.0.4 पे मैप होगा। आपने ये फिक्स कर दिया। अब इसमें एक होगा क्या कि ये मशीन चाहे बंद पड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन 11.0.0.3 कोई और डिवाइस पे यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ इस डिवाइस के लिए ये पब्लिक आईपी क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। और इस डिवाइस के लिए इस पब्लिक आईपी को हमने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। तो स्टैटिक में तो जितना हमें डिवाइस पे इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ेगा उतना पब्लिक आईपी चाहिए। तो यहाँ नेट का फ़ायदा तो हमको नहीं दिख रहा है बहुत, बस एक सिक्योरिटी के नाम पे ही फ़ायदा दिखेगा कि आउटर नेटवर्क वाले को पता नहीं चलेगा कि हमारा इंटरनल एड्रेस क्या है, प्राइवेट एड्रेस क्या है। लेकिन आईपी का वेस्टेज तो यहाँ भी हो रहा है। अब आ जाते हैं डायनेमिक के बारे में। तो डायनेमिक में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन डायनेमिक में फिक्स नहीं होता है। हमने क्या कर दिया, हमने बताया कि प्राइवेट रेंज मेरा क्या है 192.168.1.2 से लेकर के 192.168.1.3 तक है। और इसके लिए हमने पब्लिक रेंज पहले से फिक्स कर दिया, लाइक 192 नो 11.0.0.2 से लेकर के 11.0.0.3 तक हमने ऐसा फिक्स कर दिया। तो इसमें ये फिक्स नहीं है कि 1.2 को 11.0.0.2 मिलेगा कि 11.0.0.3 मिलेगा, किसी को कोई भी। हाँ, अगर मान लो ये अभी बंद है तो ये 2 यूज़ कर सकता है, मान लो ये बंद है तो ये 2 को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ कुछ हद तक आईपी वेस्टेज कंट्रोल हो रहा है, लेकिन फिर भी जितने डिवाइस पे आपको इंटरनेट कनेक्शन देना है एट द सेम टाइम उतना पब्लिक आईपी आपको लेना पड़ेगा। किसमें? ये डायनेमिक में। बस स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फ़र्क आपको समझ में आया कि स्टैटिक में आप इनिशियली फिक्स कर दे रहे हैं कि किस प्राइवेट एड्रेस के लिए कौन सा पब्लिक एड्रेस यूज़ होगा, और डायनेमिक में यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहे हैं, एक रेंज बना दे रहे हैं। नेट पैट में क्या होता है, ये सबसे बेहतरीन है। आप क्या कर सकते हो, एक रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी को लाइक 1.2 से लेकर के 192.168.1.3 तक इसको मैप करेंगे एक सिंगल पब्लिक आईपी पे। अब बताओ सबसे बढ़िया क्या लग रहा होगा आपको? नेट पैट। एक्चुअल में नेट का बेनिफिट सारा इसी में मेरे को मिलता है। और नेट पैट इतना कैपेबल है कि ये 60,000 प्राइवेट एड्रेस को सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में मैप कर सकता है। तो ये तीनों में अंतर समझ में आया? स्टैटिक, डायनेमिक और नेट पैट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग को मैं बता दूं, पहले भी शायद बताया होगा। देखो, नेट का जो मेन काम है वो है इंटरनेट शेयरिंग बाय कन्वर्टिंग प्राइवेट एड्रेस इनटू पब्लिक एड्रेस। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? डिवाइस को चाहिए पब्लिक आईपी। अब अगर हम सीधा सीधा बोले इंटरनेट शेयरिंग के लिए, तो इंटरनेट शेयरिंग के लिए हमारे पास अगर विंडोज़ का मशीन है, अगर क्या है विंडोज़ का मशीन है, तो हमारे पास 2 चॉइस है। पहला चॉइस होता है क्या? ICS, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, और दूसरा चॉइस है नेट। दूसरा चॉइस नेट। ICS आप क्लाइंट मशीन पे भी कर सकते हो। किस पे कर सकते हो? क्लाइंट पे भी कर सकते हो, लेकिन नेट के लिए एक सर्वर मशीन चाहिए विंडोज़ का। क्या चाहिए? सर्वर मशीन चाहिए। अगर वही आपके पास क्या है? लाइनेक्स का मशीन है। वही आपके पास क्या है? लाइनेक्स का मशीन है। तो लाइनेक्स के मशीन पे
इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक सर्विस होता है जिसको बोलते हैं स्क्विड, SQUID। क्या होता है? स्क्विड। अगर वही आप राउटर के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपके पास एक ही चॉइस है, और वो क्या है? नेट। क्या है? तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको एक नेटवर्क में इंटरनेट शेयरिंग करना है तो आपके पास टोटल कितने चॉइस हैं। पहले देखना है कि विंडोज़ के मशीन के थ्रू शेयर करना है कि लिनक्स के मशीन के थ्रू। अगर विंडोज़ के मशीन के थ्रू शेयर करना है तो उस पर सर्वर ओएस है कि क्लाइंट ओएस है। अगर क्लाइंट ओएस है तब ICS करेंगे, और सर्वर है तो क्या कर सकते हैं हम? नेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मुझे इस मशीन के थ्रू इंटरनेट शेयर करना है बाकी मशीन के लिए, तो अगर इस पर लाइनेक्स इंस्टॉल है तो इस पर हमें कौन सा सर्विस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? स्क्विड। क्या करना होगा? अब मान लो कि वो राउटर है और राउटर से हमारा स्विच जुड़ा हुआ है, स्विच से सारा डिवाइस जुड़ा हुआ है लैन में, और इसके थ्रू मुझे इंटरनेट कनेक्शन देना है, तो क्या कॉन्फ़िगर करेंगे हम? तो ये चारों पॉइंट समझ में आया आप लोग को? एक बार रिकॉल करिए तो खुद से। हमने पहले चीज क्या डिस्कस किया कि एक नेटवर्क में कोर सर्विसेज कौन कौन से हैं और किस सर्विस का क्या यूज है। फिर हमने समझा कि नेट कितने तरह का होता है, स्टैटिक, डायनामिक, नेट बैंड, तीनों में क्या अंतर है वो हमने समझा। फिर हमने ये समझा कि नेट का एक्चुअल यूज किस पर्पज से हम लोग कर रहे हैं, तो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि एक लैन में सारे डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया जा सकते, इन स्पाइट ऑफ दिस की सारे मशीन पे प्राइवेट आईपी है। मतलब बावजूद इसके कि एक लैन में सारे डिवाइस को प्राइवेट आईपी है, बावजूद इसके मैं चाहता हूँ कि लैन के सारे डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड भी हो, तो इसके लिए हमें नेट सर्विस को कॉन्फ़िगर करना होगा अपने लैन में। अब जब हम अपने लैन में नेट को कॉन्फ़िगर करने की बात करते हैं तो ये सोचना है कि हमारे पास विंडोज़ का मशीन के थ्रू हम शेयर करना चाह रहे हैं कि लिनक्स के मशीन के थ्रू इंटरनेट शेयर करना चाह रहे हैं, राउटर के थ्रू शेयर करना चाह रहे हैं। अगर हम विंडोज़ के मशीन के थ्रू शेयर करना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो क्लाइंट मशीन है या सर्वर मशीन। अगर क्लाइंट मशीन है तो क्या हम उस पर नेट, अगर मान लो ये हमारा विंडोज़ 10 का मशीन है और इसके थ्रू हम चाह रहे हैं आप सारे मशीन पे इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना, अरे विंडोज़ 10 मेरे पे इंस्टॉल है, तो क्या हम चाह के भी इस पर नेट कॉन्फ़िगर कर सकते? नहीं, हमें ICS कॉन्फ़िगर करना होगा। लेकिन मान लो कि ये हमारा मशीन जिस पे विंडोज़ सर्वर 2012 इंस्टॉल है, अब मुझे इसके थ्रू आप सारे डिवाइस पे इंटरनेट कनेक्शन देना है, तो इस पे हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले समझिए बात को कि कब कौन सा दवा देना है और उसका क्या यूज़ केस है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक राउटर है और ये राउटर हमारा स्विच से जुड़ा हुआ है, स्विच से बाकी सारे लैन में डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, और लैन में जितने डिवाइस जुड़े हुए हैं सब पे प्राइवेट आईपी डाला हुआ है, बावजूद इसके सब पे इंटरनेट कनेक्शन हमें देना है, तो इस राउटर पे हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? तो हम नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। अब जब नेट कॉन्फ़िगर करेंगे तो मेरे पास राउटर पे जब हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो कितना चॉइस होता है? 3 चॉइस है। या तो हम स्टैटिक नेट कर सकते, या तो डायनेमिक नेट कर सकते, या नेट कर सकते। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो नेट का पूरा हम लोग पोस्टमार्टम कर चुके। क्या होता है, कितने तरह का होता है, कब यूज करेंगे, कहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सारी बातें सर्वर पे हमने कॉन्फ़िगर भी किया है और इसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। एक बार देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए बस 2 मशीन चाहिए आपको, या तो वर्चुअल में बना लीजिए या फिजिकल पे 2 मशीन ले लीजिए। फिजिकल पे एक सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर बस एक मोबाइल और एक डेटा केबल लीजिए, मोबाइल को कनेक्ट कीजिए, USB टेथरिंग कर दीजिए, तो एक लैन कार्ड वहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके थ्रू आपका मशीन इंटरनेट से जुड़ा होगा। और एक लैन कार्ड तो ऑलरेडी लगा हुआ है, एक स्विच लीजिए और उसे दूसरे क्लाइंट को जोड़ दीजिए। अगर उतना भी नहीं है तो और आसान है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ मान लीजिए कि हम अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर दिए, इंटरनेट कनेक्शन दे दिए, तो इंटरनेट से इधर जुड़ गया, और यहाँ से एक दूसरा मशीन ले लेंगे, डायरेक्ट एक क्रॉसओवर केबल से जोड़ देंगे। यहाँ भी कर सकते हैं। एकदम मान लीजिए कि गरीबी हालत है तो इस तरह का सिनेरियो लिया जा सकता है, नहीं ले सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? अगर आप फिजिकल पे इसको करना चाह रहे हैं और एकदम मुफलिसी क्या हालत है, मुफलिसी समझते हैं ना? हाँ,
तो मान लीजिए एक सर्वर मशीन है और एक मोबाइल तो सबके पास होगा, है ना। तो मोबाइल वाला एक डेटा केबल लीजिएगा, ये डेटा केबल से इसको जोड़िएगा। अब मोबाइल में एक फीचर होता है USB टेथरिंग का, जैसे ही ऑन कर दीजिएगा तो एकरा में 2 लाइन कार्ड बन जाएगा। एक लाइन कार्ड बनेगा जो किससे जोड़ देगा हमको, इंटरनेट से जोड़ देगा। मतलब हम किससे, हमारा मशीन जुड़ गया इंटरनेट से। जैसे ही USB टेथरिंग कीजिएगा तो एक यहाँ पे लैन कार्ड इनेबल होगा और वो किससे जोड़ देगा हमको, और कुछ नहीं, एक और हम मशीन लेंगे और इस मशीन पे हम क्या कर देंगे, इस मशीन को एक डायरेक्ट क्रॉसओवर केबल से तो जोड़ सकते हैं ना। कोई दिक्कत? तो आप इस सिनेरियो को भी कर सकते थे। अब यहाँ आपको क्या क्या करना था, याद होगा आपको। यहाँ बस एक मोबाइल लेना था। ये क्या है आपका मोबाइल है। अब मोबाइल पे आपको क्या करना है, USB टेथरिंग ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही USB टेथरिंग ऑन कीजिएगा तो एक लैन कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और जिसके थ्रू आप किससे जुड़ जाइएगा, इंटरनेट से जुड़ जाइएगा। है ना। और इधर आपके पास एक लैन कार्ड ऑलरेडी था जिसके थ्रू आप डायरेक्ट क्लाइंट को जोड़ दीजिएगा। अब मान लीजिए ये विंडोज 10 का क्लाइंट है। क्या है ये, विंडोज 10 का क्लाइंट है, विंडोज 10 का क्लाइंट है। अब विंडोज 10 के क्लाइंट पे कुछ IP डाल दीजिएगा, लाइक 192.168.1.2 और इसके गेटवे में क्या IP डालिएगा, 192.168.1.1 और इसके प्रेफर्ड DNS में क्या डालिएगा, 1.1 ये डाल दीजिएगा। और हाई वाला जो लैन कार्ड है इस पे क्या IP रहेगा, 192.168.1.1। अब प्रेफर्ड DNS क्या डाल दिएगा, 1.1 ये वाला लैन कार्ड पे। इधर आपको IP नहीं डालना है। और इस पे क्या करना पड़ेगा आपको, तो इस पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्या क्या इंस्टॉल कर लीजिएगा, ADDS एंड DNS दोनों एक के बार में हो जाता है। अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, अब वहाँ रिमोट एक्सेस इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, रिमोट एक्सेस। और इसके बाद क्या कर लीजिएगा, कॉन्फ़िगर भी तो करना पड़ता है ना, कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा किसको, ADDS को। और इसके बाद क्या कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, इसमें कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा नेट को। यही ना, बस इतना तो काम करना है। अब जब ये कॉन्फ़िगर रहेगा तो इस पर नेट चलने लगेगा, तो ये आपस में भी दोनों बतियाएगा इस प्राइवेट वाले IP रेंज से, और ये डायरेक्ट किससे अब जुड़ जाएगा, इंटरनेट से भी बतिया सकते हैं। तो ये वाला तो सिनेरियो कंप्लीट कर किया जा सकता है कि नहीं, कम से कम अगर फिजिकल इन्वायरमेंट में करना है। और अगर आपके पास क्या है, VMware पे 2 मशीन बना सकते हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं यही काम। तो उसमें हम गैप कर क्या कर देंगे सर, मोबाइल को गैप कर देंगे, यहाँ एक एक्स्ट्रा लैन कार्ड जोड़ देंगे और इस लैन कार्ड पे ऑप्टेन IP ऑटोमेटिक रख दीजिएगा और इस पे जाकर के मैनुअली IP डालिएगा। यही ना करना था। तो पहले सोचिए, उसको एक फिगर आउट कीजिए कि मुझे ये चीज करना है, इसके लिए ये चीजें जरूरी है। और नहीं तो ऐसे क्या रहेगा, डायलेमा में रहिएगा, कहाँ जाएं, कहाँ रुकें, क्या करें, वो कुछ इन्स आउट्स पता ही नहीं। अगर इन्स आउट पता है तो अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ तो आप इजीली क्या कर पाइएगा, कंट्रोल कर पाइएगा, बढ़े आगे। तो हम डायरेक्ट भी अगर इंटरनेट शेयर कर देते हैं, स्विच में सब डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, एक लैपटॉप में स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, लैपटॉप में इंटरनेट है तो सब अपने आप इंटरनेट आ जाता है। अपने आप नहीं आ जाता है बच्चा, उसमें ICS शेयर रहता है। क्या रहता है, ICS। आज तरीका ये तो वही बात हो गया कि कोई बच्चा होगा घर में, बोलेगा कि मेरे घर में तो ऐसी सब कुछ आ जाता है। और तो वो सब कुछ नहीं आ जाता है, उसको नहीं करना पड़ता है, उसके बिहाफ में कोई और किया हुआ रहता है। नहीं, अब जैसे मान लो कोई एकदम शहरे में जन्म लिया, पला बढ़ा, उसको बोला जाए सब्जी, तो बोला कि सब्जी खेती के क्या जरूरत है, सब्जी तो ऐसे ही घर में आ जाता है। देख, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ शेयरिंग पे जाएंगे, देखो यहाँ पे ICS का ऑप्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। ये किया हुआ रहता है, इसलिए होता है। बड़े
तो इसमें मुझे नेट कॉन्फ़िगर करना है, मेरे को देखना है कि इसमें नेट कॉन्फ़िगर है या नहीं है, चेक कर लें। तो नेट कॉन्फ़िगर है या नहीं देखने के लिए हम शो क्या लिखेंगे, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। मेन कमांड क्या डालना होता है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। ओहो, मतलब इस पे पहले से क्या है, नेट कॉन्फ़िगर्ड है। क्या है इस पे? अब मान लो मैं चाह रहा हूँ कि नेट कॉन्फ़िगर है, इसको हटा दूँ मैं, हटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, कॉन्फ़िग, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, नो आईपी नेट। अब उसके बाद हमें क्या डालना पड़ेगा, नो आईपी नेट इनसाइड, और उसके बाद क्या था, अब मुझे डालना पड़ेगा सोर्स। क्या डालना पड़ेगा, सोर्स, और सोर्स के बाद क्या था, स्टैटिक था ना, हाँ स्टैटिक था। और क्या स्टैटिक था भाई, 1100 ये वाला, ये ना 192.168.1.2, तो ये बताना था। तो इनसाइड लोकल आईपी, तो 192.168.1.2। अब उसके बाद क्या डालना होता है, इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड ग्लोबल। तो इनसाइड ग्लोबल में क्या डाल देंगे हम, 11.0.0.3, ये ना कि 2 नहीं 3 था यहाँ पे। अब उसी तरीके से किसको हटाएंगे हम, 1.3 को, और 1.3 के लिए क्या, अब एंड करके आते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। कुछ दिखा रहा है, मतलब इसमें जो पहले से नेट कॉन्फ़िगर था उसे हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब आगे क्या करना है मुझे, तो इस पे नेट कॉन्फ़िगर करना है। क्या करना है, नेट कॉन्फ़िगर करना है। कौन सा नेट कॉन्फ़िगर किया जाए ये बताओ। नेट तो कॉन्फ़िगर था, तो फिर बताएं आप तो बताएंगे हम लोग को पता तो है, तो पहले से तुम इसको चूड़ा नहीं खिलाया ना, इसलिए दिमाग नहीं चलता। पहले से डाला हुआ था, हटा के। अब इस पे नेट कॉन्फ़िगर करना है ना मुझे, तो नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए कहाँ चलेंगे, कॉन्फ़िग। अब नेट में हमने पढ़ा था अभी 3 तरह का ना, स्टैटिक, डायनेमिक और नेट पैड। तो डायनेमिक और नेट पैड में बस एक वर्ड का अंतर होता है, ओवरलोड। अगर जो कॉन्फ़िगरेशन आप करते थे डायनेमिक में, अगर उसमें एक्स्ट्रा एक वर्ड आपने जोड़ दिया ओवरलोड, तो वो नेट पैड कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। इसलिए पूछा भी जाता है कि कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है डायनेमिक नेट को नेट पैड में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, ओवरलोड। चलिए हम लोग अभी 2 तरह का दिखा देता हूँ मैं, एक नेट पैड दिखा देता हूँ, तो नेट पैड दिखा देंगे मतलब डायनेमिक हो गया, और स्टैटिक दिखा देता हूँ। हालांकि मेनली हम लोग करते क्या है, नेट पैड। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, आईपी, ये आईपी सर्विसेज ही है ना, चाहे डीएचसीपी हो, डीएनएस हो, नेट हो, ये सब। तो क्या लिखेंगे, आईपी नेट। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, इनसाइड, आउटसाइड और फुल। तो हमारा इनसाइड के एड्रेस को ही ना ट्रांसलेट करना है, तो क्या लिखेंगे, आईपी नेट, और क्या लिखेंगे, इनसाइड, और उसके बाद क्या डालेंगे, सोर्स। सोर्स में अब 2 ऑप्शन है, या तो स्टैटिक या तो लिस्ट। तो क्या करेंगे, अभी स्टैटिक का प्लान है। अब स्टैटिक में अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है, इनसाइड लोकल। तो इनसाइड लोकल क्या होगा मेरा, तो इनसाइड लोकल होगा 192.168.1.2, और इनसाइड ग्लोबल क्या होगा, इनसाइड ग्लोबल क्या होगा, तो इनसाइड ग्लोबल होगा मेरा 11.0.0. मान लो 3, 2 तो इसका है ही, 3 मान लेते हैं। अब उसी तरीके से फिर हम किसके लिए फिक्स कर दें, 1.3 के लिए, लेकिन 1.3 को किस पे मैप कर दो, 4 पे। अब दोबारा आता हूं, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो ये बता रहा है कि 11.3 पे किसको मैप किया जा रहा है, मतलब इनसाइड लोकल एड्रेस 1.2 के लिए इनसाइड ग्लोबल क्या है, 11.0.0.3 है। और प्राइवेट ग्लोबल 11.3 कहाँ से, हाँ
अभी अभी सेट किया था ना आपने यहाँ पे, आपने इनसाइड ग्लोबल का मतलब पब्लिक आईपी और इनसाइड लोकल मतलब प्राइवेट आईपी। इतना याद रहेगा? उसके लिए इमेजिन किए हैं 0.3। हाँ उसके लिए हाँ। 1.2 का जो है। हाँ 1.2 के लिए एक पब्लिक आईपी हमने सपोज किया है 11.0.0.3 और पब्लिक प्राइवेट आईपी 192.168 1.3 के लिए हमने सपोज किया है एक पब्लिक आईपी 11.0.0.4। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि अमित जी का घर का नाम मान लीजिए कि छोटू है, तो सरबजीत जी का घर का नाम गोलू है। तो ये बाहर वाला ये हुआ अमित जी, और ये हुआ छोटू, और ये हुआ क्या सरबजीत जी, और ये हुआ गोलू। मतलब घर का नाम जो हो गया प्राइवेट और जो बाहर का नाम वो क्या हुआ पब्लिक। बढ़े आगे। हाँ किसी का भी डाल सकते हैं, जो मन में आया डाल दिए। अब देखो क्यों डाले उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब नेट पैड कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसी पे मैप कर देंगे, अलग से आईपी क्यों हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसमें लेने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि इस इंटरफेस पे 11.0 नेटवर्क का आईपी था इसलिए मैंने ले लिया, नहीं तो बी सी कुछ भी ले सकते। बढ़े आगे। अब जरा अभी यहाँ तो कुछ नहीं दिखा रहा है, ना प्रोटोकॉल है ना आउटसाइड लोकल, कुछ नहीं। तो यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, यहाँ से क्या करते हैं रिक्वेस्ट भेजते हैं, शुरू करते हैं। हाँ लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा बच्चा, अभी ये काम नहीं करेगा। बोलो काहे नहीं काम करेगा? तो काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपने अभी सिर्फ लिस्ट बनाया है कि किस प्राइवेट आईपी को किस पब्लिक आईपी से राउट करना है, लेकिन ये तो आपने इंटरफेस पे जाके इनेबल ही नहीं किया अभी नेट को। तो इंटरफेस पे जाके इनेबल करने के लिए आपको कॉन्फ्टी लिखना पड़ेगा। अब इस इंटरफेस पे पहले आ जाइए, अंदर वाले पे F0/0 पे। तो इंटरफेस F0/0 पे जाना होगा आपको, और क्या लिखिएगा IP NAT, और यहाँ क्या होगा इनसाइड IP NAT क्या लिखिएगा यहाँ पे इनसाइड। और अब हम आएंगे कौन वाले इंटरफेस पे, बाहर वाले पे। यहाँ आउटसाइड होगा। इनसाइड मेरा जो लाइन लैन से, हाँ जो स्विच से जुड़ा है वो इनसाइड, और जो राउटर से जुड़ा हुआ है वो आउटसाइड। राउटर से जुड़ा मतलब बाहर वाली दुनिया के साथ। क्या करेंगे यहाँ से आउटसाइड। अब पहले इंटरफेस F0/ क्या करेंगे आप 1, और उसके बाद क्या करेंगे IP NAT आउटसाइड। बस इतना सा काम कर दे रहा था। अब इतना काम करने के बाद यहाँ आता हूँ मैं, और यहाँ आकर के कुछ रिक्वेस्ट भेज देता हूँ अलग अलग तरह का। अब जैसे यहाँ से पहला रिक्वेस्ट हम पिंगिंग वाला ही कर देते हैं, चलो आ रहा है रिप्लाई। दूसरा रिक्वेस्ट एक हम वेबसाइट खोलने वाला कर देते हैं यहाँ से जा करके। तो जो पिंग वाला रिक्वेस्ट भेजे हैं उसको बोलते हैं ICMP रिक्वेस्ट, और जो वेबसाइट ब्राउज करेंगे उसको बोलेंगे क्या HTTP रिक्वेस्ट। क्या बोलेंगे उसको HTTP रिक्वेस्ट। लाइक 200.200.200. ये जो हम ब्राउज कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे HTTP रिक्वेस्ट। तो दो तरह का रिक्वेस्ट यहाँ से भेजा गया। अब यहाँ भी आते हैं और कुछ रिक्वेस्ट यहाँ से भी हम भेज देते हैं। जैसे यहाँ से एक रिक्वेस्ट मैं क्या भेजता हूँ HTTP, और एक रिक्वेस्ट भेज देते हैं FTP का। नहीं क्या था 200.200.200. ये हमने HTTP रिक्वेस्ट भेज दिया। अब मुझे एक FTP रिक्वेस्ट भेजना है। क्या भेजना है FTP रिक्वेस्ट भेजने के लिए यहाँ आता हूँ मैं, लिखता हूँ FTP 200.200.200.2. तो ये मैंने कौन सा रिक्वेस्ट भेजा FTP रिक्वेस्ट भेज दिया। इतना करने के बाद हम दोबारा राउटर पे आ जाते हैं, और राउटर पे आकर के बस एक कमांड हमें डालना पड़ेगा शो IP NAT ट्रांसलेशन। अब देखिए आप बताइए मेरे को, देख रहे हैं आपने 1.2 से क्या किया था रिक्वेस्ट भेजा था। हाँ आपने 1.2 से रिक्वेस्ट भेजा TCP रिक्वेस्ट भेजा है ना, फिर 1.3 से भी क्या भेजा TCP रिक्वेस्ट भेजा, फिर 1.3 से क्या भेजा आपने TCP रिक्वेस्ट भेजा। तो आप जितना भी रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो किस एड्रेस के लिए भेजा आपने, तो 200.200.200.2 के लिए। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पोर्ट नंबर 80 पे बोले तो कौन सा रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट, और 21 पे मतलब कौन सा रिक्वेस्ट FTP रिक्वेस्ट। अगर वही 23 दिखाता तो क्या समझते, 23 दिखाता तो क्या समझते टेलनेट रिक्वेस्ट। सही बोला किसी ने,
टेलनेट के लिए कितना होता है 23, 22 रहता तो क्या समझते हैं SS है। तो समझ में आ रहा है ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है। तो अब बाहर वाले को क्या पता चलेगा कि रिक्वेस्ट किससे आ रहा है, 11003 और 11004 से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, 1.2 और 1. तो ये था आपका स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर अब नेट पैड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें और याद करना पड़ेगा। एक आपको ACL याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, ACL, क्योंकि आपको एक लिस्ट बनाना होगा, लिस्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ACL तो याद होगा ही आप लोग। तो इसको पहले हटा दिया जाए, हटाएंगे तभी तो। नहीं करना पड़ेगा। ये कर दिया हमने, 1.3 के लिए किए थे ना। यस सर। 1.2 के लिए भी करना था ना। 1.2 के लिए करना था। और क्या रहेगा, 3 हटा दिए यहाँ से। अब एंड कर दें और उसके बाद क्या करेंगे, शो IP नेट ट्रांसलेशन। खत्म नहीं। अब मुझे क्या करना है, तो अब इस पे डायनेमिक या नेट पैड हमें कॉन्फ़िगर करना है, यही ना। तो डायनेमिक या नेट पैड कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, तो मुझे यहाँ एक पहले क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा और एक ACL बनाना पड़ेगा, और उस ACL से उस लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2 स्टेप में काम होना है। एक लिस्ट तैयार करेंगे और एक ACL तैयार करेंगे और उस ACL पे उस लिस्ट को अलाउ कर देंगे। बस यही लॉजिक होना है। चलो करके देखते हैं। तो कैसे, सबसे पहला काम conf और एक ACL बनाने के लिए क्या तरीका हमने पढ़ा था, याद है? क्या लिखते थे, एक्सेस लिस्ट लेने लिखते थे। एक्सेस लिस्ट के बाद कुछ एक नंबर डाल देते थे। मान लो हम 1 डाल देते हैं, सीधी बात। क्या डाल देते हैं, 1 से 99 तक कुछ भी डाल सकते थे। उसके बाद क्या करना था, परमिट कि डिनाई। ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट तो डिनाइड ही है, हमको क्या करना है, परमिट करना है। अब ये कह रहा है परमिट किसको करना है, परमिट किसको करना है, एड्रेस टू मैच। बताएंगे ना किसको हमें करना है। तो यही भी लिख सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, होस्ट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, होस्ट डाल सकते हैं या फिर एड्रेस डाल सकते हैं हम लोग। तो कौन सा एड्रेस डाल दिया जाए, 192.168. किसको, 1.2 को अलाउ करना है ना, 1.2 क्वेश्चन मार्क। इसका क्या डालना होगा फिर, वाइल्ड कार्ड मास्क। क्या डालना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड मास्क भी डाल सकते हो अगर एग्जैक्ट मैच करवाना हो तो, और नहीं तो क्या कर सकते हैं हम, एंटर भी कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड डाल दिया, तो पूरे 1 डॉट रेंज को हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। वैसा भी किया जा सकता है, और नहीं तो पर्टिकुलर होस्ट अगर डालना है तो होस्ट डाल के भी कर सकते हो। अब जैसे कि मान लिया जाए मैंने क्या किया, और यहाँ पे डाल दिया होस्ट। अब किस होस्ट को अलाउ करना है मेरे को, तो 192.168.1.2 को अलाउ करना है। तो हमने यहाँ 1.2 डाल दिया। अब उसी तरीके से हम किसको अलाउ कर सकते हैं, 1.3 को अलाउ कर सकते हैं। अगर हम आकर के यहाँ से देखेंगे शो एक्सेस लिस्ट, तो क्या दिखाएगा, एक एक्सेस लिस्ट हमने बनाया है, क्या वो तो 10 सीक्वेंस नंबर होता है, 10 और 20। एक एक्सेस लिस्ट बनाया है 1, जिसमें 2 को हमने अलाउ किया, 1.2 और 1.3। अगर ये 2 बार में नहीं लिखना होता तो क्या डालना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड डालना पड़ेगा मास्क। चलो ये डाल देंगे, ठीक है। एक्सेस लिस्ट हमने बना लिया। अब क्या करना है, अब करना है कि हमको एक रेंज बनाना है, मतलब नेट कॉन्फ़िगर करना होगा। conf क्या लिखेंगे, IP नेट
अब उसके बाद क्या, ऑफ कोर्स इनसाइड, लेकिन इनसाइड के बाद फिर क्या करेंगे हम, हमने कोई पूल डिफाइन किया है अभी, नहीं सर। आईपी नेट इनसाइड, और उसके बाद इनसाइड से पहले क्या बना देता हूँ मैं, एक पुल बना देता हूँ। पुल का कुछ नाम दे दें, पुल का नाम हम दे देते हैं माई पुल। अब माई पुल के बाद हमें क्या करना है, स्टार्टिंग आईपी बताना है। क्या बताना है, अब स्टार्टिंग आईपी। तो स्टार्टिंग आईपी क्या होगा मेरा, स्टार्टिंग आईपी क्या होगा, तो स्टार्टिंग आईपी होगा मेरा 190, नहीं हमें पब्लिक रेंज वाला बताना है, तो क्या होगा 11.0.0. मान लो 3 होगा, और अब उसके बाद एंडिंग आईपी बताना होता है। तो अगर आप डायनेमिक राउटिंग कर रही है, डायनेमिक नेट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डालोगे 11.0.0.4 ऐसे डालोगे, लेकिन आप नेट पैड कर रहे हो तो नेट पैड में तो एक ही पब्लिक आईपी लेना है, तो यहाँ भी आप क्या डाल देना, मतलब स्टार्टिंग जो होगा वही क्या होगा तेरा, एंडिंग भी होगा, जो स्टार्टिंग होगा वही क्या होगा, एंडिंग होगा। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नेट मास्क लिखना है। क्या लिखना है, नेट मास्क लिखना है। उसके बाद सबनेट मास्क डाल दो। क्या सबनेट मास्क होगा इसका, बस समझ में आया। तो आपने एक पूल बना दिया, पहला ACL बनाया, फिर एक पूल बनाया। अब इस ACL और इस पूल को क्या करेंगे हम, करेक्ट, चलो करते हैं। आईपी क्या लिखेंगे यहाँ पे, आईपी नेट इनसाइड। अब इनसाइड के बाद क्या डालेंगे, सोर्स। सोर्स के बाद यहाँ पे क्या लेंगे, लिस्ट। क्या लेंगे इस बार, लिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक लिस्ट बनाया है। अब लिस्ट का नाम क्या था मेरा, लिस्ट का नाम क्या था, माई पुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी, लिस्ट हमारा 1 था। लिस्ट कौन सा था, लिस्ट बोले तो एक्सेस लिस्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, पुल। अब पुल कौन सा था मेरा, माई पुल। माई पुल के बाद फिर क्या डालना है, अगर बस इतना लिख करके एंटर कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये होगा डायनेमिक नेट। क्या होगा, और अगर हमने क्या लिख दिया, ओवरलोड, तो ये क्या हो जाएगा, नेट पैड। तो क्या हो जाएगा, नेट पैड। सर वैसे वहाँ पर माई पुल लिखे हैं, तो पुल के जगह माई पुल के जगह कुछ और भी तो लिख सकते हैं? नहीं, तो फिर फुल बना देगा वो। माई पुल तो जो हम बनाए हैं लिस्ट वही ना नाम डालेंगे। हमने जो यहाँ जब हम बना रहे थे लिस्ट, तो हमने क्या नाम दिया था, माई पुल। अगर हम सौरभ दिए रहते तो हम सौरभ लिखते, वही पूछ रहे हैं। बिना इसका नाम आए ही नहीं समझते। अब चेक किया जाए एक बार चल करके, एंड करते हैं, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। क्या कुछ यहाँ पे दिखेगा अभी मेरे को, गेस कीजिए, नहीं दिखेगा। तब तक नहीं दिखेगा कोई लिस्ट ट्रांसलेशन का जब तक यहाँ से कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगा, जब तक रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगा। क्योंकि स्टैटिक में दिखता है ना, क्योंकि आप पहले ही से डिसाइड कर लिए हो कि कौन से प्राइवेट के लिए कौन सा पब्लिक आईपी यूज होगा। इसमें तो नहीं तय किए हो, तो इसमें कब दिखेगा, जब क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट हम जनरेट करेंगे। तो देखो अभी देखेंगे तो ब्लैंक दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कंफ्यूज नहीं करना कि लगता है नई कॉन्फ़िगरेशन हुआ, नहीं, सब कुछ हो गया है। अब मुझे क्लाइंट साइड से क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजना है, भेजते हैं। क्लाइंट साइड पे आ जाता हूँ मैं, कुछ नहीं, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट डाल देता हूँ एक वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए, और एक तरफ से FTP रिक्वेस्ट भेज देते हैं। हो गया ये। अब आ जाते हैं दूसरे मशीन के ऊपर, और यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग, FTP रिक्वेस्ट भेज देते हैं। हो गया, चलिए अब दोबारा आते हैं। कुछ समझ में आया तो बताइएगा हमको, आया समझ में? तो आप देख रहे होंगे कि 1.3 से जो रिक्वेस्ट भेजा गया वो भी किस आईपी पे मैप हुआ है, 11.0.0 देख रहे हैं? और 1.2 से जो रिक्वेस्ट भेजा गया वो भी किस आईपी पे मैप हुआ है। तो यही मेन पावर है नेट का, नेट पैड कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं। कोई दिक्कत? रिकॉर्ड कर देते हैं, सॉलिड वीडियो